बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, आज हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है कार्टेशियन टेंसर। मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया था कि जो हमने इससे पहले वेक्टर पढ़ा है उसको अगर हम जनरलाइज करें तो हमारे पास वहाँ से टेंसर जनरेट होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में स्टार्ट में भी यही लिखा हुआ है कि टेंसर एनालिसिस में बी रिगार्डेड एज अ जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, तो जो हमने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा है उसको अगर हम जनरलाइज करें तो वो बेटा टेंसर एनालिसिस बनता है। ठीक है, अब टेंसर एनालिसिस में भी आगे दो कैटेगरीज हैं। एक अभी जो मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ वो है कार्टेशियन टेंसर, और इसके बाद जो आएगा वो है जनरल टेंसर, जो चैप्टर नंबर 8 में ही मौजूद है। ये आपकी बुक डॉक्टर नवाज अली शाह साहब की उसमें मौजूद है। आपके सिलेबस में जस्ट कार्टेशियन टेंसर है, तो इस वजह से मैं आपको सिर्फ कार्टेशियन टेंसर के बारे में ही बताऊंगा। स्टूडेंट्स, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपने पहले नाम सुना हुआ है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की जब हम बात करते हैं तो तीन तरह के होते हैं, जिसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वो हम जो भी टेंसर में रिलेशन लिखेंगे इस पूरे चैप्टर में, उसमें जो टर्म यूज होगी वो तीन ही यूज होगी। मतलब वो रिलेशन को हम 3 टाइम्स ही लिखेंगे, लेकिन कब 3 टाइम्स लिखेंगे वो आगे जाके मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। ठीक है। सेकेंडली स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो टेंसर है सब्जेक्ट, और ये चैप्टर भी, ये आप लोगों के लिए डिफरेंट अंदाज से इम्पोर्टेंट है। एक तो आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें इसका तकरीबन 50% आपके पेपर में वेक्टर के रिलेटेड पेपर आएगा और 50% के करीब आपको टेंसर में से आएगा। मेरी कोशिश यही होगी कि आपको तकरीबन 8 से 10 लेक्चर्स के अंदर मैं ये आपको कार्टेशियन टेंसर वाला चैप्टर क्लियर करवा दूं, और क्योंकि इसमें से तकरीबन 50% के करीब एमसीक्यूज आपको पेपर में आएंगे और 50% आपके वेक्टर में से एमसीक्यूज पेपर में से आएंगे। और ये आपके हर सब्जेक्ट, मतलब जैसे आप आगे जाके जैसा कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में, एमएससी फोर्थ में और एमएससी थर्ड में आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, तो वहाँ पे भी आपको ये टेंसर जो है वो बहुत जगह यूज़ होगा। और इसके अलावा पीपीएससी का एग्ज़ाम, वहाँ पे भी जो है वो टेंसर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ है 2020 में, तो वहाँ पे भी तकरीबन जो है वो 15 to 17 क्वेश्चन जो थे वो टेंसर एनालिसिस में से आए थे। तो इस वजह से, इस लिहाज से, ये हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर मुश्किल नहीं है, आसान चैप्टर है। बस आपको थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी बिल्ड करनी है, जिस तरह मैं आपको गाइड करूँगा। एनी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। टेंसर एनालिसिस में बी रिगार्डेड एज अ जनरलाइजेशन of a vector analysis. It is of great value to the scientist or engineer in two ways. First, it allows complex mathematical and physical relationships to be expressed in a compact way and simplifies the mechanics of the development of the theory. बेटा वो ये कह रहा है कि ये जो टेंसर है बेसिकली आपके दो तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों जो चीज़ है वो, एक तो साइंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं और सेकेंडली इंजीनियर्स इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब साइंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं या इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, तो बच्चों
आपके पास जब डिफरेंट कम्प्लेक्स किस्म के मैथमेटिकल का जो है ना वो रिलेशनशिप आ जाते हैं, तो वहाँ पे उन लेंथी रिलेशनशिप्स को हम जब डील करते हैं, तो उसको लेंथी को अंडरस्टैंड करना और समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है और लिखना मुश्किल होता है। तो हम उस लेंथी रिलेशनशिप को हम शॉर्ट करने के लिए टेंसर का यूज़ करते हैं, ठीक है? और सेकेंडली स्टूडेंट्स जो है वो इसके अलावा जो आपके पास वेक्टर की नोटेशंस हैं, ठीक है? वो जब आप वेक्टर की नोटेशंस में जाते हो, तो आपके पास वो काफ़ी लेंथी होती हैं, ठीक है? आगे जाके जब मैं एग्ज़ाम्पल्स में बताऊँगा आपको, तो या आपने अभी प्रीवियस चैप्टर जब कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स का चैप्टर पढ़ा, तो वहाँ पे लेंथी जो है वो एक्सप्रेशन थे। तो उन एक्सप्रेशंस को हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है? तो वो किस तरह लिखेंगे, वो टेंसर का यूज़ करते हुए लिखेंगे, ठीक है? इट इज़ ऑफ द ग्रेट यूज़ इन मैकेनिक्स। तो इसका जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसका डिफरेंट आपकी जो है वो अपकमिंग जो आपके बुक्स हैं, जो आप कोर्स पढ़ोगे, वहाँ पे इसका यूज़ है। जैसा कि मैकेनिक्स में अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिक्स आ रही है आपके, तो उसमें टेंसर का इस्तेमाल होगा। इसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स में होगा, ठीक है, जो आपने फोर्थ थर्ड सेमेस्टर में पढ़नी है। फिर इसके बाद इलास्टिसिटी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, उसमें यूज़ होगा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उसमें यूज़ होगा। जनरल रिलेटिविटी थ्योरी, ठीक है, एंड न्यूमेरियस अदर फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ये चैप्टर आपको हर लिहाज से अंडरस्टैंड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस कार्टेशियन टेंसर। तो इस चैप्टर में अभी हम कार्टेशियन टेंसर को डिस्कस करेंगे, दैट इज टेंसर विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स रेफर्ड टू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ कार्टेशियन टेंसर को डिस्कस करेंगे, और जस्ट लाइक वो वैसे ही होगा जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था कि तीन कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो यहाँ पे भी तीन ही बात करेंगे हम, तीन के रिलेटेड ही मतलब वर्किंग होगी हमारी। एट फर्स्ट साइट द नोटेशन ऑफ कार्टेशियन टेंसर इज somewhat complicated. The aim of this chapter is to provide familiarities with the notations which will enable to reader to study other texts and applications without difficulty. बेटा शुरू शुरू में ये होगा कि आपको जो है वो, जब मैं नोटेशन आपको बताऊंगा, शायद आपको शुरू में मुश्किल लगे, मतलब मुश्किल इस तरह लगे कि आपने क्योंकि नोटेशन उस तरह पहले वर्किंग नहीं की होती इतनी, तो शायद आपको लगे कि यार ये क्या मतलब अजीब सी लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट फिर जब आप अंडरस्टैंड कर जाओगे, तो नेक्स्ट फिर आपके लिए उनको समझना और पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया भी गया है। बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल स्टडीज ऑफ द कार्टेशियन टेंसर, इट विल बी इंपॉर्टेंट टू सम बेसिक आइडियाज, नोटेशंस, डेफिनेशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस एक्सेट्रा विच आर यूजफुल इन द स्टडी ऑफ कार्टेशियन टेंसर। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही काम करेंगे, हम जो है पहले हम डायरेक्ट टेंसर स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम जो टेंसर में नोटेशंस यूज होती हैं, जो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको टेंसर समझने के लिए यूज होंगी टेंसर में, या ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं, वो मैं पहले आपको तीन चीजें ये पहले बताता हूँ, ताकि आपके लिए टेंसर को पढ़ना आसान हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है बच्चों, वो है समीशन कन्वेंशन। ये क्या होती है बेटा? ये टर्म आपको इस तरह की एक्सप्रेशन लिखा हुआ, जैसे कंसिडर एन एक्सप्रेशन a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3, जिसको उसने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया है। इस तरह एक्सप्रेशन आपने पहले लिखा हुआ देखा हुआ है, ठीक है। तो इसको बच्चों आपने इस फॉर्म में भी आप लिखते रहे हो, ठीक है। हम इस तरह भी लिख लेते थे। हम क्या करते थे, समीशन डालते थे, हम लिखते थे जहाँ पे लिखा हुआ है j इज इक्वल टू 1 2 3, हम लिखते थे ए जे एक्स जे, मतलब कि j जो है 1 से लेके 3 तक लिखना है। पहले हम ये जो j है, ये j है, इसकी जगह पे पहले 1 1 लिखेंगे, जैसे ये 1 1 लिखा। फिर उसके बाद ये समीशन शो करता है प्लस के निशान को। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 के बाद क्या आता है 2, फिर 2 2 लिखेंगे, जैसे ये 2 2 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आगे ये समीशन शो कर रहा है प्लस, फिर नेक्स्ट लिखेंगे 3 3 3, तो ये 3 3 लिख देंगे। तो इस तरह हम इससे ये बना लेते थे और इस समीशन से ये बना लेते थे, ठीक है। ये दोनों चीजें आपने पहले से देखी हुई हैं, ठीक है। आप J1 से 5 तक भी इसी तरह लिख सकते थे, ठीक है ना।
मतलब ये चीज़ है। अब यहाँ पे जे की जगह पे आपने ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जे ई आएगा, आप यहाँ पे अक्सर आई भी लिख लेते थे। अगर यहाँ पे आई लिखते थे, आई 1 2 3, तो यहाँ पे भी आपको आई लिखना पड़ता था, आई यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगर आप यहाँ पे के लिखते थे 1 2 3, तो यहाँ पे भी के लिखना पड़ता था, यहाँ पे भी के लिखना पड़ता था। अगर आप जेड लिखते थे यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे भी जेड लिखना पड़ता था। तो समझ आ गई ना कि जे हो, आई हो, यहाँ पे के हो, जेड हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर उस हिसाब से यहाँ पे भी चेंजिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहां से इस एक्सप्रेशन, जो ओपन एक्सप्रेशन जिसने इतनी जगह कवर की हुई है, ठीक है, उससे हम इतने फॉर्म में लिखना हमने पहले सीखा हुआ है। नेक्स्ट जो है बच्चों, जो बताने जा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इस समीशन के साइन को भी खत्म कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ऐसे लिख देते हैं सिंपली ए जे एक्स जे, ए जे एक्स जे। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह जो लिखने के तरीके को हम टेंसर में स्टडी करते हैं। मतलब अगर हमारे पास ए जे एक्स जे लिखा हो, तो इस तरह की जो लिखने का स्टाइल है, वो बच्चों हम टेंसर में स्टडी करते हैं। टेंसर में हम इस तरह चीज़ों को लिखते हैं कि हमारे पास ये जो जैसे ये लिखा हुआ है ए जे एक्स जे, तो हम इस समीशन के साइन को इग्नोर कर सकते हैं टेंसर में। ओके, अब देखते हैं वेयर इट इज अंडरस्टूड दैट दी। अच्छा, और बात बता दूं यहाँ पे बच्चों, जो हम लिखते हैं ना ए जे एक्स जे, यहाँ पे हो सकता है ए आई एक्स आई हो, ए के एक्स के हो, ए जेड एक्स जेड हो, तो उससे वरी नहीं होना आपने। ठीक है बच्चों, जो ये छोटा सा करके उसने ए के नीचे लिखा हुआ है आई, या एक्स के सॉरी जे लिखा हुआ है, और एक्स के नीचे जो लिखा हुआ है छोटा सा जे, ठीक है, ये जे जो छोटे छोटे नीचे लिखे हुए हैं, इसको बच्चों हम पढ़ते हैं इंडेक्स्ड पढ़ते हैं। ठीक है, इंडेक्स, या फिर हम इसको सुफिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपने वर्ड याद रखना है। इंडेक्स या सुफिक्स किसको कहते हैं बच्चों, जो हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो लिखा। तो बच्चों यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि ए जे एक्स जे, मतलब जो नीचे आता है ना लिखा हुआ, जो एलिमेंट के नीचे लिखा होता है, उसको बोलते हैं हम इंडेक्स या फिर सुफिक्स बोलते हैं। तो आइंदा के बाद जहां भी कहीं भी वर्ड आएगा इंडेक्स्ड और सुफिक्स, ये आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स किसको कहेंगे, जो एलिमेंट के नीचे एलिमेंट लिखा होगा, मतलब जो नंबर लिखा होगा, जे या के या कुछ भी आई लिखा होगा, तो उसको इंडेक्स पढ़ना है या सुफिक्स पढ़ना है। ठीक है, वेयर इट इज अंडरस्टूड दैट द रिपीटेड इंडेक्स्ड, ठीक है, या फिर उसको सुफिक्स बोलते हैं, जे रिप्रेजेंट्स द समीशन फ्रॉम आई टू थ्री, फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, तो ये जो रिपीटेड इंडेक्स होगा ना बच्चों, मतलब रिपीटेड इंडेक्स, इसका नाम सिर्फ सिंपली जे का इंडेक्स है, या फिर इसको सुफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे रिपीटेड इंडेक्स या सुफिक्स। ठीक है, तो जब भी ऐसे रिपीटेड आ रहे होंगे बच्चों, तो वो क्या होगा, वो 1 2 3 ही समझेंगे उसको। मतलब जब कभी भी ऐसे रिपीट हो रही होगी ना कोई भी एलिमेंट, सुफिक्स या फिर या इंडेक्स रिपीट हो रहा होगा, तो हम उसको यही समझेंगे कि टेंसर के अंदर के उसकी जो एलिमेंट है वो समिशन है फ्रॉम 1 to 3। मतलब मुझे अगर स्टूडेंट सिंपली ए जे एक्स जे दे दिया जाए, तो मैं इसको समझूंगा कि मेरे पास ये यही रिलेशन है। ओके, मतलब कि अगर मेरे पास ये दिया हो, तो मैं इसको ये देखूंगा कि क्योंकि ये रिपीटेड हो रहा है जे, ठीक है, तो और उसको फिर मैं कहूंगा ये सम होगा, समीशन होगा फ्रॉम 1 to 3। मतलब इसको लिखूंगा मैं A1 x1, ठीक है, प्लस A2 x2 प्लस A3 x3, जिस तरह ये शुरू में दिया हुआ है। ठीक है, अब आप अगर देखें कि अब अगर हमारे पास सिंपली यही चीज नजर आ रही हो किसी भी जगह पे लिखी, ठीक है, तो हम इतना जो लंबा हम लिखते हैं, उसकी जगह पे हम डायरेक्ट ये लिख लिया करें। ठीक है, तो वो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। ठीक है, जब हमारे पास आगे आगे मैथ में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स आते हैं, तो वहां पे फिर हम इतने बड़े को लिखने की बजाय डायरेक्ट इतनी छोटी छोटी चीजें लिखते हैं इस तरह। ठीक है, नोट दैट द फॉर्म 3 इज मच मोर कन्वीनियंट देन द ओरिजिनल वन। मतलब ये ज्यादा कन्वीनियंट है, आसान है एज कंपेयर टू दिस।
This situation occurs so frequently that it is convenient to adopt a convention which avoid the necessity of writing submission sign. This convention known as submission convention. Okay, तो आपसे अब पूछा जाए कि सबमिशन कन्वेंशन क्या होता है या उसको किस तरह लिखते हैं, तो बच्चों हमारे पास जब कोई सुफिक्स अपीयर हो जाए ट्वाइस, मतलब कोई भी अगर सुफिक्स किसको बोलते हैं, जे और जे, इस तरह जो नीचे लिखे होते हैं, अगर यहाँ पे आई आई भी हो सकता है बच्चों, यहाँ पे जे की जगह के भी हो सकते हैं, ठीक है। वेन एवर सुफिक्स अपीयर्स ट्वाइस, जब कोई भी सुफिक्स ट्वाइस अपीयर हो किसी भी सेम एक्सप्रेशन में, ठीक है, तो डेट एक्सप्रेस इज टू बी सम्ड ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ दिस सुफिक्स नेमली 1 2 3, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी सुफिक्स अपीयर हो रहा हो बच्चों, ट्वाइस हो रहा हो, दो बार आ रहा हो इस सेम एक्सप्रेशन में, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सुफिक्स अपीयर हो रहा हो ट्वाइस, ठीक है, और किसमें, सेम एक्सप्रेशन में, ट्वाइस रिपीट मतलब दो बार आ रहा हो सुफिक्स, और सेम एक्सप्रेशन में दो बार आ रहा हो, तो बच्चों फिर हम उसको लिखते कैसे हैं, फिर हम लिखते हैं उसको सम्ड ओवर ऑल वैल्यूज फ्रॉम 1 टू 3। तो उसका फिर मीनिंग समझते क्या है हम, इसका मीनिंग क्या होगा, सम होगा वो, और फ्रॉम 1 टू 3 होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी, आगे जाके अब जब क्वेश्चन आएंगे कि समीशन कन्वेंशन बताएं क्या होता है, तो आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सुफिक्स अपीयर हो ट्वाइस इन अ सेम एक्सप्रेशन दैट एक्सप्रेस इन दी इज टू बी सम्ड ओवर ऑल सुफिक्स फ्रॉम 1 टू 3, ठीक है। और लिखने का स्टाइल बता दिया कि वो इस तरह लिखते हैं हम। नेक्स्ट है बच्चों, वो आ रहा है डिमी इंडेक्स, डिमी एंड फ्री इंडिसेस। डिमी आर फ्री एंड फ्री इंडिसेस, ये क्या होते हैं, एन इंडेक्स विच इज रिपीटेड इन अ गिवन एक्सप्रेशन सो दैट द सबमिशन कन्वेंशन अप्लाइज, ठीक है। बच्चों अगर कोई इंडेक्स विच इज रिपीटेड, कोई भी इंडेक्स जो रिपीट हो रहा हो, जैसे यहाँ पे जे और जे रिपीट हो रहा था, ठीक है, इन अ गिवन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन दिया हो उसमें कोई इंडेक्स जे जे जैसे ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा हो, तो सो दैट सबमिशन कन्वेंशन अप्लाइज। सारी बातें हमने ये बात पढ़ ली है कि सबमिशन कन्वेंशन अप्लाइज कब होती है, कि जब हमारे पास कोई भी इंडेक्स बच्चों रिपीट हो रहा हो किसी भी गिवन एक्सप्रेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमी इंडेक्स बोलते हैं। तो आइंदा के बाद बच्चों कब जब कभी आपसे पूछा जाए कि डिमी इंडेक्स किसको बोलते हैं, तो बच्चों आप इजीली बता सकोगे कि हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन में, जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन में अगर हमारे पास बच्चों कोई इंडेक्स, इंडेक्स किसको बोलते हैं, ये जे जे, कोई रिपीट हो रहा हो, तो वहां पे रिपीट हो रहा हो सो दैट सबमिशन कन्वेंशन अप्लाइज। अगर रिपीट हो रहा हो तो जारी बात है आपको पता है वहां पे सबमिशन कन्वेंशन अप्लाई होगी। अंडरस्टूड मीनिंग है सबमिशन कन्वेंशन क्या होती है, मतलब इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, जमा जमा और साथ 1 2 3, ठीक है, इसको बोलते हैं सबमिशन कन्वेंशन। तो अप्लाई होगी इज कॉल्ड डिमी इंडेक्स, तो उसको हम फिर बोलेंगे डिमी इंडेक्स। तो यहाँ पे फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो जे जे है, ये जे मेरे पास ये डिमी इंडेक्स है, ओके, कि जे यहाँ पे क्या है बच्चों, जे इज डिमी इंडेक्स, जे इज डिमी इंडेक्स, ओके। And while an index occurring only once in a given expression is called free index। तो अगर कोई इंडेक्स बच्चों किसी भी एक्सप्रेशन में एक दफा ही आ रहा हो तो उसको हम फ्री इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। जैसा कि एंड और साथ उसने बता दिया डज नॉट इम्प्लाई एनी सबमिशन, तो जब एक दफा आ रहा हो कोई भी उसको हम बोलते हैं इंडेक्स, एक दफा आ रहा हो उसको बोलते हैं फ्री इंडेक्स, और वहां पे समेशन अप्लाई नहीं होता लेकिन डिमी में अप्लाई होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो कहता है एक एक्सप्रेशन उसने लिख दिया ए के बी जे के, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो के लिखा हुआ है, यहाँ पे जो जे के लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, इनको बोलेंगे ये सारे तीनों जो मैंने सर्कल किए ये इंडेक्स्ड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे के और के ये हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है,
ठीक है, एक सेम एक्सप्रेशन के अंदर। तो इसका मतलब है यहाँ पे समीशन अप्लाई हो सकता है ना, जो मैंने समीशन कन्वेंशन बताई है वो अप्लाई हो सकती है ना, हो सकती है, ठीक है। और फिर हम बता सकते हैं कि ये के हमारे पास क्योंकि रिपीट हो रहा है तो हम बोलेंगे के इज डिमी इंडेक्स, तो डिमी इंडेक्स है, और इसमें जे एक ही दफा आ रहा है, वो बोलेंगे फ्री इंडेक्स है। ओके, तो यहां तक बच्चों मैंने आपको 3 टर्मिनोलॉजीज बता दी। फर्स्ट मैंने टर्मिनोलॉजी बताई आपको यहाँ पे समेशन कन्वेंशन, वो क्या होती है, ठीक है, जो मैंने डेफिनेशन बता दी आपको, उसके लिए तरीकाकार बता दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला बच्चों डिमी और फ्री इंडेक्स क्या होता है और किस तरह एक्सप्रेशन में बताते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, अब नेक्स्ट है बच्चों, हम जो जा रहे हैं वो है एग्जाम्पल की जानब, ताकि हम जो बातें की हैं वो चेक करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूज, एग्जाम्पल नंबर 1 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग समेशन कन्वेंशन। तो बच्चों इसमें देखते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, उसने कहा है कि इसको समेशन कन्वेंशन में लिखना है, मतलब जो आपको मैंने 3 स्टेप्स बताए थे उसको फॉलो करते हुए आपने इसको बताना है। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन, इसमें तो डायरेक्ट किया हुआ है, आंसर सॉल्व करके लिखा हुआ है। मैं आपको एक स्टेप बता देता हूँ ताकि आपके लिए ज़रा आसानी हो जाए, वैसे आप भी डायरेक्ट कर सकते हो। अब बच्चों एक चीज़ नोट करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ए के साथ नीचे 1 लिखा हुआ है, ये ए के साथ 1 लिखा हुआ है, ये ए के साथ 1 लिखा हुआ है। इसके अलावा बाकी जो लिखा हुआ है ये 1, ये 1, फिर यहाँ पे 2, फिर ये 2, फिर ये 3, 3, मतलब ये हमें बता रहा है, कुछ आइडिया दे रहा है कि यहाँ से हम जो है वो समीशन कन्वेंशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं एक स्टेप करता हूँ, जैसे हम समीशन लिखा ये सम की जगह पे, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा खुद से आई 1 से 3 तक, तो 3 तक जा रहा था, ए 1, उसके साथ मैंने लिख दिया आई, ये आई लिखा हुआ बच्चों, और साथ मैंने एक्स आई लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, क्योंकि हमने ये पहले सीखा भी हुआ था, जैसे अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। अब इसको जरा ओपन करके चेक करें कि क्या मैंने सही लिखा है। अब पुट करें, यहाँ पे आई की जगह पे पहले 1 पुट किया, यहाँ पे 1 आएगा, तो बच्चों यहाँ पे 1 1 आ गया। फिर उसके बाद 2 पुट करते हैं, प्लस आ गया समेशन साइन, फिर उसके बाद 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह प्लस फिर पुट किया, फिर 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी ना, ठीक है। तो अब आपको पता है, क्योंकि टेंशन में बात कर रहे हैं, समेशन कन्वेंशन लिखना है हमने, ठीक है, तो हमें ये भी आगे स्टेप में जाके इग्नोर करना पड़ता है, बिकॉज वी आर अप्लाइंग because we are writing summation convention we are writing in summation convention, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे बच्चों, हम फिर सिर्फ a1i लिख देंगे, जो कि जिस तरह उसने भी लिखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट। ओके, तो आपको अगर किसी को मुश्किल लगती है तो वो इस स्टेप के बाद आप वो बेटा ये समीशन डाल दें, ठीक है, और इसको इस तरह लिखें, ठीक है। फिर उसके बाद अगले से में लिखें बिकॉज वी आर राइटिंग इन समीशन कन्वेंशन, तो फिर हम जो है वो ये समीशन के साइन को इग्नोर कर देंगे, सिंपली हम a1ix1, ठीक है, सॉरी a1ixi, तो ये चीज़ लिख देंगे। तो अब आपको पता है आई यहाँ पे रिपीट हो रहा है, जिसका मतलब क्या है, डिमी इंडेक्स है, और डिमी इंडेक्स में अगर इसको ओपन करें दोबारा से तो बेटा वो इस तरह हम ओपन कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट है बच्चों, वो भी वैसे ही है, इसमें लिखा हुआ है उसने, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं गौर से ज़रा, ये 1 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे बच्चों ये 1, यहाँ पे पहले वाला 1, फिर उसके बाद ये 1, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये, मतलब ये 1 1 सेम लिखा हुआ है। मतलब हम इसको लिखेंगे, मैं आपके समझाने के लिए फिर लिख रहा हूँ, समीशन आई मैं लिख रहा हूँ 1 से लेके 3 तक जाएगा, कि लिखा हुआ है, मैंने लिखा A1, फिर उसके बाद B1, ठीक है, क्योंकि सभी में ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1 सेम है, बाकी जगह पे लिखा हुआ है 1 1 2 2 3, ठीक है। इसके साथ में लिख देता हूँ आई, ठीक है,
ये मैंने लिखा पहले समेशन में, अब इसको ओपन करके देखें क्या ये चीज़ बनती है। अब देखें बच्चों, आई की जगह पहले पुट करें 1 1, ठीक है, वो पहला एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर सम को शो करता है प्लस को, फिर पुट करें यहाँ पे जे आई की जगह पे 2 2, ये दूसरा एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। फिर आई की जगह पे तीसरा पुट करें 3, क्योंकि 3 करना था ना, 3 3 आ जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि हम समेशन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं तो फिर ये इग्नोर कर देंगे, सिंपली हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी A1I B1J, तो ये चीज़ ऐसे क्रिएट होगी, ठीक है। अब हो सकता है स्टूडेंट्स कोई स्टूडेंट यहाँ पे आई की जगह पे जे लिख दे, फिर यहाँ पे भी जे लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट के लिख दे तो तब भी ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो स्टेप मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये सिर्फ आपके समझाने के लिए करके दिखा रहा हूँ। अदरवाइज आपको बेटा क्योंकि समेशन कन्वेंशन में कह दिया है तो आपको डायरेक्ट बताना है कि वो क्या बनता है, ठीक है, जैसे ये बताया हुआ है। क्योंकि जब आप 2 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आप कोशिश करें अब ऐसे ना लिखें जैसे मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपके समझाने के लिए लिख रहा था मैं। आप डायरेक्ट लिखने के सीखें तो वो आपको आसानी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x1 स्केयर प्लस x2 स्केयर प्लस x3 स्केयर। अब स्केयर लिखा हुआ है ना, तो आप इसको डायरेक्ट ना लिखो बल्कि आप इसको 2 दफा लिख लो, जैसे इसमें लिखा हुआ है x1 इंटू x1, x2 इंटू x2, x3 इंटू x3, ठीक है। फिर उसके बाद अब बच्चों देखो जरा यहाँ पे 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, मतलब सेम लिखे हुए ना सारे, मतलब सेम। तो जैसे यहाँ पे 1 1 था, सेम आ रहा था 1 1 सारों में, तो वो नहीं है इसमें कुछ चक्कर। इसमें लिखा हुआ है 1 1 2 2 3 3, मतलब ये शो कर रहा है डिमी को शो कर रहा है, ठीक है। और साथ अगर इसको देखें तो ये हमारे पास शो कर रहा है समीशन को, ठीक है। तुम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स आई, ठीक है। तो ये हमारे पास हम लिख सकते हैं इसको समीशन कन्वेंशन में, ठीक है। ये हमारे पास समीशन कन्वेंशन में लिखा गया। अब इसी तरह से ये है बच्चों एक्सप्रेशन, इसमें परेशान नहीं होना एक्सप्रेशन को देख के। अब देखो यहाँ पे 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, मतलब सेम देख रहे हैं ना आप, ये आ रहा है तो सिंपली लिख देंगे आई। अगर कोई स्टूडेंट्स हो सकता है वो आई ना लिखना पसंद करे, वो जे लिख ले तब भी ठीक है, कोई के लिख ले तब भी ठीक है, ठीक है। इससे परेशान नहीं हो जाना। उम्मीद है कि बच्चों आपको समेशन कन्वेंशन की आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। अब बच्चों आपने जो मैंने स्टेप किया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, वो स्टेप करना जरूर, वो स्टेप जो है वो आपको सिर्फ समझाने के लिए था। आपने डायरेक्ट लिखना है जैसे ये बताया गया समेशन कन्वेंशन में। हाँ, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो एक स्टेप कर लिया करे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको बच्चों ये डायरेक्ट ही लिखना है। नेक्स्ट है राइट आउट एक्सप्लिसिटली द फॉलोइंग समेशंस एंड कंपेयर द रिजल्ट। वो कहता है कि अब आपको उसने जिस तरह ये हमारे पास ओपन फॉर्म में था सारा कुछ, तो उसने हमें यहाँ पे समेशन कन्वेंशन में लिखा हमने, ठीक है। मतलब अब वो उसने हमें ये शॉर्ट फॉर्म में दे दी है, ठीक है, ठीक है। उसने कहा राइट आउट एक्सप्लिसिटली द फॉलोइंग समेशंस एंड कंपेयर द रिजल्ट। तो वो कहता है कि आपने इसको अब ओपन करके लिखना है, ठीक है। और वो सेकेंडली वो कहता है कि इसका आंसर और इसके आंसर को कंपेयर करना है, कोई फर्क है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ पहले से, ठीक है। अब बच्चों एक चीज नोट करें, यहाँ पे आई मतलब हमने ये बात पढ़ी थी कि डिमी इंडेक्स जो था उसमें इंडेक्सिस या फिर इंडेक्स रिपीट होते थे, लेकिन जो फ्री इंडेक्स था उसमें रिपीट नहीं होते, बल्कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडेक्स लिखा होता है। जैसे यहाँ पे फर्ज करो जे लिखा होता अकेला, ठीक है, और आगे कहीं पे भी एक्सप्रेशन में सेम एक्सप्रेशन में जे ना लिखा हो तो उसको फ्री बोलते थे, ठीक है। अब क्योंकि ये सेम लिखे हुए तो इसको बोलेंगे हम डिमी इंडेक्स, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, अब देखो सारे डिमी लिखे हुए हैं ना, तो हमें पता है कि इसको हमने ओपन करना है समेशन कन्वेंशन के रिस्पेक्ट, क्योंकि उसने कहा हुआ है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पता है कि पहले 1 1 आएगा तीनों में, ठीक है, फिर आगे जमा लिख के फिर 2 2 लिखेंगे, फिर जमा लिख के फिर 3 3 लिखेंगे, जैसे उसने लिख दिए। ये आपको पता चल गया ना अब, ठीक है। अब उसको बेटा मल्टीप्लाई कर लें अंदर A1 x1 को, तो क्या आ जाएगा A1 x1 प्लस A1 y1, ठीक है। फिर A2 x2 प्लस A2 y2 प्लस A3 x3 प्लस A3 y3, ओके। तो ये चीज हमारे पास क्रिएट हो गई। अब जो नेक्स्ट सेकंड एक्सप्रेशन है, अब वो कहता है इसको ओपन करके बताओ, कि वो भी समेशन कन्वेंशन के रिस्पेक्ट ओपन करना है। अब देखो यहाँ पे जे लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, मतलब सेम एक्सप्रेशन में जो जे आ रहा है, जे एक दफा तो नहीं आ रहा, जे रिपीट हो रहा है ना, मतलब रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये डिमी इंडेक्स है। के रिपीट हो रहा है, ये भी डिमी इंडेक्स है। तो जारी बात है अब समेशन में लिखे हुए सारे दोनों, ठीक है, मतलब सिंपल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना। अब उसने कहा था कि आपने इस पे समेशन कन्वेंशन अप्लाई करनी है, तो अब क्या करेंगे हम, समेशन अप्लाई करना है, ठीक है। राइट आउट एक्सप्लिसिटली मतलब ओपन करना है आपने दी फॉलोइंग समेशंस, तो इनको ओपन करना है। तो पहले मैं जे के रिस्पेक्ट लिखूंगा, मतलब इतने एक्सप्रेशन को लिखूंगा 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3। देखो 1 1
2233 प्लस, फिर उसके बाद लिखूंगा के वाले को 112233 112233। अब बच्चों देखें, ये लिख लिया, इसको भी ऊपर करके इसको भी लिख लिया था आपने। अब देखो दोनों में कोई फर्क है आंसर्स में, ठीक है। A11 X11, अब देखो A1 Y1 है, तो यहाँ पे आगे जाके लिखा हुआ A1 Y1, यहाँ पे A2 X2 A2 X2, A2 Y2 A2 Y2, A3 X3 A3 X3, A3 Y3 A3 Y3, ये तो सेम एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द टू समीशंस आर आइडेंटिकल, कि ये दोनों समीशंस जो थे वो आंसर जो है उनका क्या है, आइडेंटिकल है। एक्सपेक्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द टर्म्स अकर, सिर्फ इसमें तरतीब आगे पीछे लिखी हुई है, लेकिन बाकी है सारा कुछ सेम है, ठीक है ना। तो हम ये बात कह सकते हैं, देखो अब बच्चों अगर आप इसको सरसरी वैसे देखें, ठीक है, ये तो वही चीज बनी हुई है AI XI, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा AI XI प्लस AIYI, ठीक है। इधर से देखें तो ये भी वही चीज लिखी हुई है, ये सिर्फ मैंने शुरू में जैसे बताया था कि जिन नाम फर्क जो इंडेक्सेस में, जैसे यहाँ पे जे लिखा हुआ है, उधर क्या लिखा था A1, अगर इसको ओपन करें ना बच्चों, देखो जरा एक मिनट, अगर इसको ओपन करें आप तो क्या होगा A1 AI XI प्लस AIYI, ठीक है। अब देखो इसमें आई लिखा हुआ है, इसमें आई लिखा हुआ है, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, सिंपली यहाँ पे उसने जे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे के लिखा हुआ है, सिंपली उसने नेम्स फर्क है इंडिसेस के, बाकी सारा कुछ सेम है, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन के लिए भी और इस एक्सप्रेशन के लिए भी, ठीक है। तो मैंने से पहले बोला था कि नेम चेंज करने से आंसर पे इफेक्ट नहीं होता, तो इस वजह से देर इज नो इफेक्ट, ठीक है, देर विल बी नो इफेक्ट। अच्छा आगे नेक्स्ट कहते हैं नोट नंबर 1 में, अ रिपीटेड सुफिक्स मे बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर सुटेबल सिंबल नॉट ऑलरेडी यूज्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल AJ BJ विच इज इक्वल टू AK BK इज इक्वल टू A अल्फा B अल्फा, ठीक है। तो वो वही बात कर रहा है कि आपने जो सुफिक्स यूज करने हैं ना, वो बच्चों वो आप जो रिपीट हो रहे हैं जिसको हम रिपीटेड सुफिक्स में भी रिप्लेस्ड, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन एक चीज नोट करनी है कि वो एक्सप्रेशन में पहले से ना लिखा हो, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे अगर आप लिखते हो, जैसे लिखा हुआ है के लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे आप जो है वो के ना लिखो, जैसे इसने जे लिखा हुआ है तो ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे के नहीं लिखना। अब जिस तरह ये अभी एक्सप्रेशन जो मैंने ओपन करके दिखाया था आपको, ठीक है, ऐसे कि AIXI प्लस AIYI, ठीक है। तो अब ये एक्सप्रेशन सेम एक्सप्रेशन है ना, तो इसमें अब ये जो हमारे पास जो लिखे हुए हैं आई, ये बच्चों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डमी इंडेक्स है। ये अब इसको नेक्स्ट आपने रिपीट नहीं करना, जैसे यहाँ पे रिपीट, उसमें तो एक्सप्रेशन में पहले मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ था, मैंने मल्टीप्लाई करके लिख लिया, तो फिर आप बच्चों इसको चेंज कर लें, यहाँ पे अब इसको जे कर लो, ठीक है, ताकि कोई मिक्स ना हो, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये बात कर रहा है, वो कहता है कि आपने वो खुद से कोई भी ऑलरेडी, वो आप खुद से चेंज कर सकते हो, लेकिन ये नोट करना है कि आपने जो है वो ऑलरेडी वो सिंबल यूज ना हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे AJ BJ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आया था AJ BJ, इसको आप लिख सकते हो AK BK, तो इस जगह पे AK BK भी हो सकता है, तो आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, या A अल्फा B अल्फा भी लिख सकते हो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिंस इन ईच एक्सप्रेशन समेशन ओवर द रिपीटेड सुफिक्स इज इम्प्लीट इज इम्प्लाइड। नेक्स्ट है बच्चों दूसरा नोट है, वो कहता है, पहला नोट समझ आ गया ना कि हम चेंज कर सकते, दूसरा नोट है कि नो सुफिक्स में अकर मोर देन ट्वाइस इन एन एक्सप्रेशन, ठीक है। वो कहता है कोई भी सुफिक्स जो है वो दो से ज्यादा बार एक एक्सप्रेशन में नहीं आना चाहिए। नो सुफिक्स में अकर मोर देन ट्वाइस इन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने लिखा हुआ है कि AIIXI इज एम्बिगियस बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द थ्री क्वांटिटीज, ठीक है। वो कहते हैं जैसे लिखा हुआ है ना AIIXI, तो आपने इस तरह एक्सप्रेशन में थोड़ी सी जो है ना वो जो है ना वो एम्बिगियस आ जाता है, मतलब कि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि इन तीनों का मीनिंग डिफरेंट बनता है। जैसे
मिसाल के तौर पर उसने लिखा हुआ है कि ए आई, आगे उसने जो लिखा हुआ था, जो ये लिखा हुआ था, ये आई और ये आई, ठीक है, उसको उसने लिख दिया जे जे, कि यहाँ से इसका मतलब जो तीन लिखे हुए हैं ना ऐसे, इनका मीनिंग डिफरेंट बनता है। जैसे उसने जो जिसपे मैंने टिक लगाया अभी आपके सामने, उसको इसका मतलब क्या बनता है, जे जे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे जे जे बन सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, विच इज इक्वल टू, अब जब जे जे आ जाएगा ये चीज लिखी जाएगी। तो फिर इसी तरह या हो सकता है कि ये दोनों सेम हो जाए, जैसे ये लिखा हुआ है आई आई, यहाँ पे जे बन जाए, पॉसिबल है, ठीक है। हो सकता है कि ये एंड वाले आई आई सेम हो जाए, ये सिर्फ जे रह जाए, ठीक है ना। तो मतलब इस एक एक्सप्रेशन का जो मीनिंग है वो तीन तरह से बन सकता है, ठीक है ना। तो इस वजह से वो कह रहा है कि हमें चाहिए कि हम कोई भी सुफिक्स किसी भी एक्सप्रेशन में अक्कर मोर देन ट्वाइस इन एन एक्सप्रेशन, तो वो कोशिश करनी है कि वो एक से, वो दो से ज्यादा बार ना आए। नो सुफिक्स में अक्कर मोर देन ट्वाइस इन एन एक्सप्रेशन, तो वो दो से ज्यादा बार ना आए। नो सुफिक्स में अक्कर मोर देन ट्वाइस इन एन एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि उनका मीनिंग डिफरेंट बनता है। जैसे पॉसिबल है कि ये बनता हो, पॉसिबल है ये बनता हो, पॉसिबल है ये बनता हो। अब इनके आगे एक्सपेंड करने का तरीका कर वो वही है जो बताया हुआ है। जैसे ये जे जे डमी आ गया तो उसकी जगह पे वन वन, फिर टू टू, फिर थ्री थ्री आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अब डमी बन गया वन वन, आई आई बन गया ना, तो यहाँ पे आई वन वन टू टू थ्री थ्री, बाकी वैसे ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आई आई सेम डिमी आ रहा है, तो डिमी को लिखते हैं फिर पहले वन वन, फिर टू टू, फिर थ्री थ्री। समझ आ गई ना बच्चों बात की। तो इस वजह से वो कह रहा है कि आपने ये दो चीजें भी अपने जहन में रखनी है। कार्टेशियन टेंसर में या जनरल टेंसर में आपने जब पढ़ना है कि आपके पास जो भी आप कोई भी सुफिक्स जो है या इंडेक्स है, वो कोशिश करनी है आपने कि वो एक्सप्रेशन में ट्वाइस ही हो, ठीक है ना। नो सुफिक्स में अक्कर मोर देन ट्वाइस इन एन एक्सप्रेशन, तो ज्यादा बार नहीं आना चाहिए, उससे फिर मीनिंग उसका डिफरेंट तीन तरह से बन सकता है। तो फिर वो कौन सा अडॉप्ट करना है ये हमें नहीं पता, ठीक है, इस वजह से कोशिश ये करनी है। नेक्स्ट है थर्ड नोट, वो कहता है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस, अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह लिखा हुआ है, इज कंसिडर्ड वेल डिफाइंड, वो वेल डिफाइंड है, फॉर इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंपोजिशन ऑफ मीनिंग दिस, ठीक है। वो कहता है कि अगर फर्ज करो एक्सप्रेशन इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे भी तीन बार आ रहा है हमारे पास वो सुफिक्स, जैसे आई आई आई, ठीक है, या इसको इंडिसेस पढ़ते हैं। तो अब इसका मतलब आपने ये नहीं समझना कि यहाँ पे तीन बार आ रहा है तो मतलब हम यहाँ पे भी इसका डिफरेंट मीनिंग बनता होगा जिस तरह ये तीन बनते हैं। वो इस वजह से नहीं बनते यहाँ पे इसके मीनिंग, क्योंकि कुछ एक्सप्रेशन होते हैं जो कि पहले ही वेल डिफाइंड होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि एक्सप्रेशन वेल डिफाइंड होते हैं, मतलब जो एक्सप्रेशन पहले से बताए हों, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना एक्सप्रेशन, और साथ वो कॉमा डाल के वेयर बता दे कि आपके पास एक्स आई प्लस वाई आई का मीनिंग क्या है, तो वो जेड आई है। मतलब जब इस तरह के बच्चों एक्सप्रेशन आएंगे आपके पास, ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, तो साथ वो उसने बताया होगा वेयर आपके पास एक्स आई प्लस वाई आई विच इज इक्वल टू जेड आई, तो उसको बोलते हैं हम वेल डिफाइंड। तो फिर आपका डायरेक्ट आप यहाँ पे इस जगह पे क्या बनाओगे आप, ए आई जेड आई, जैसे यहाँ पे उसने लिख दी है, ठीक है। मतलब इस एक्सप्रेशन के साथ साथ अगर आपको ये एक्सप्रेशन साइड पे कॉमा लगा के या वेयर बता दिया गया हो, तो फिर इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड, तो वहां पे फिर ये तीन मीनिंग नहीं बनते, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द इंडेक्स आई इज रिगार्डेड एज अकरिंग वंस इन द टर्म, तो वो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये तीन नोट बड़े इंपॉर्टेंट थे, ये आपको मैं दोबारा से आप देख लें इसको, ये अपने ध्यान में रखने हैं कि आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, खुद से जो है वो किसी भी सबमिशन कन्वेंशन के अंदर आई आई जे जे की जगह पे खुद से कोई भी के लिख लो, या पे आई आई लिख लो, या अल्फा अल्फा लिख लो। लेकिन बस एक नोट करना है कि आपके पास वो नोटेशन पहले यूज ना हो एक्सप्रेशन के अंदर। दूसरे नंबर पर ऐसे तीन दफा जो है वो, मतलब जो डिमी इंडेक्स है वो आपके पास कोई भी सुफिक्स जो है वो ट्वाइस से ज्यादा बार रिपीट ना हो, क्योंकि उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ बता दिया गया है, हो सकता है जे जे यहाँ पे आए, हो सकता है आई आई यहाँ पे आ जाए, हो सकता है यहाँ पे इसका मीनिंग आई एंड पे और एंड पे आई हो, ठीक है ना। तो तीसरी नंबर पे बात है कि कुछ रिलेशन जैसे ये लिखा हुआ है उसमें हमारे पास ये बता दिया जाता है
साइड पे कोमा लगा के इसका मीनिंग क्या है, जैसे बता दिया कि जेड आई है, ठीक है। तो उस सूरत में बच्चों आपके लिए जो है ना वो 2 बार ही वो हमारे पास इंडेसिस या फिर वो सुफिक्स यूज होगा, तो उसके लिए फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा दूसरे वाला नोट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे है डबल सम। डबल सम किसको बोलते हैं? एन एक्सप्रेशन कैन इन्वॉल्व मोर देन वन समीशन इंडिसेस। वो कहता है कि एक एक्सप्रेशन में अगर मोर देन वंस मतलब एक से ज्यादा अप्लाई हो रहे हैं, देखो एन एक्सप्रेशन कैन इन्वॉल्व मोर देन वन समीशन इंडिसेस, तो उसमें एक से ज्यादा बार समीशन इंडिसेस अप्लाई हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे लिखा है फॉर एग्जांपल ए आई जे एक्स आई एक्स जे, जैसे यहाँ पे देखो आई एक बार यहाँ पे आ रहा है और एक बार यहाँ पे आ रहा है, तो 2 बार पूरा हो गया, मतलब डिमी पूरा हो गया। अब इसी तरह जे है, ये भी जे है, ये भी 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। तो बेटा डिमी जो होता है ना, डिमी इंडेक्स, वो मोस्टली जो है वो हमने पढ़ा था डिमी इंडेक्स की डेफिनेशन में, यही पढ़ी थी ना बात हमने। हमने ये पढ़ा था डिमी इंडेक्स में कि जो एक्सप्रेशन रिपीट होता हो उसको हम डिमी इंडेक्स बोलते हैं। अब रिपीट कितनी बार होता हो, मोस्टली बच्चों जो डिमी इंडेक्स होता है ना वो 2 टाइम्स आ रहा होता है। कितनी दफा आ रहा होता है? जो रिपीट का मतलब यहाँ पे शो हो रहा है वो 2 टाइम्स आ रहा होता है, तो मतलब वो इंडिसेस 2 दफा आएगा एक्सप्रेशन में। जैसे यहाँ पे लिखा है I1, या आई यहाँ पे लिखा हुआ है और आई यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जे यहाँ पे लिखा हुआ है और जे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो फ्री इंडेक्स होता है उसमें सिर्फ एक दफा ही आ रहा होगा, जैसे आई यहाँ पे अगर आ जाए तो नेक्स्ट कभी ना आए, ठीक है, आगे एक्सप्रेशन में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर एक्सप्रेशन में ए के बी जे के, तो यहाँ पे लिखा हुआ है के, यहाँ पे डिमी इंडेक्स है और जे के हमारे पास जो है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो डिमी हो गया। और इसके अलावा जो जे एक दफा ही आया हुआ तो वो हम फ्री इंडेक्स बोलेंगे। इस तरह बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो डबल सम के अंदर आई 2 दफा आ रहा है, तो मतलब आई डिमी हो गया, और जे भी 2 बार आ रहा है तो वो भी डिमी है, ठीक है। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में हमारे पास एक से ज्यादा दफा हमारे पास समीशन इंडिसेस आ रहे हों, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डबल सम। एन एक्सप्रेशन कैन इन्वॉल्व मोर देन वन समीशन इंडिसेस। तो कुछ एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा समीशन इंडिसेस अप्लाई हो रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे बता दिया मैंने आपको। इंडिकेट्स आ समीशन टेकिंग प्लेस ऑन बोथ आई एंड जे साइमल्टेनियसली, तो दोनों आ रहे हैं ऐसे। इफ एन एक्सप्रेशन हैज टू समीशन डिमी indices, there will be total of 3 की पावर 2 टर्म्स इन दी सम। अच्छा, वो कह रहा है कि अब इसमें कितनी टर्म्स बनेगी। अब उसका फार्मूला उसने बताया हुआ है, वो बता रहा है यहाँ पे कि हमारे पास स्टूडेंट्स टोटल टर्म्स इन अ टोटल, ये फार्मूला लिख लें यहाँ पे, टोटल टर्म्स, टोटल टर्म्स इन सम, वो कितनी आएगी बच्चों? वो इक्वल होगा हमारे पास बच्चों 3 की पावर, वो कितनी पावर, कौन सी पावर लिखनी है? नंबर ऑफ डिमी इंडेक्सेस। पावर में क्या आएगा? नंबर ऑफ डिमी इंडेक्सेस या इंडेक्स, डिमी इंडेक्स, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला अब याद हो जाना चाहिए कि डबल सम में क्या होगा। जैसे हमारे पास डबल सम में क्या हो रहा है कि जो डिमी है वो 2 दफा आ गया है। जैसे यहाँ पे एक आई आई, ये एक इंडेक्स हो गया, और दूसरा जे जे है, ये दूसरा इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो अब इसके लिए बच्चों हमारे पास दो समीशन कन्वेंशन 2 बार अप्लाई हो रही है ना, तो अब उस केस में इसकी कितनी टर्म्स बनेगी? वैसे अगर आपको पता है कि अगर एक दफा डिमी इंडेक्स आ रहा हो, अभी मैंने जैसे प्रीवियस आपको रिलेशन बताया, जैसे यहाँ पे एक बार डिमी इंडेक्स आ रहा है आई आई, यहाँ पे आई आई एक बार आ रहा है, ऊपर वाले में जे जे आ रहा था एक बार, तो 3 टर्म्स आती थी, 1 2 3, इसी तरह टीम, इसी तरह पहले भी मैंने एक्सप्रेशन बताया आपको, उसमें भी 3 आती थी। तो लेकिन अगर एक्सप्रेशन में डिमी इंडेक्स 2 बार आ जाए, जैसे यहाँ पे आई आई एक बार हो गया, ये एक डिमी हो गया, और यहाँ पे ये दूसरा डिमी हो गया, ठीक है। तो अगर 2 बार डिमी इंडेक्स आ जाए तो बच्चों उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास कितनी टर्म्स आएंगी? उसका फार्मूला होगा टोटल टर्म्स इन द सम विच इज इक्वल टू 3 की पावर नंबर ऑफ इंडेक्सेस, डिमी इंडेक्स। तो अब कितने डिमी इंडेक्स आए हैं? 2 इंडेक्स आए हैं, तो 3 की पावर कितनी होगी? 2, ठीक है। तो उसमें कितनी टर्म्स बनेगी? 9 टर्म्स बनेगी। 3 की पावर 2 कितना आंसर आएगा? 9, ठीक है। तो अब इसके अंदर कितनी पावर, कितने एलिमेंट्स आएंगे?
9 एलिमेंट्स आएंगे। ओके, इफ देयर आर 3 इंडिसेस, अगर फर्ज करो 3 इंडिसेस आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे आई जे लिखा है, जैसे लिखा है ना आई आई लिखा हुआ है एक हो गया, फिर जे जे लिखा हुआ है दूसरा इंडिसेस हो गया। अगर हो सकता है इसी एक्सप्रेशन में अगर के भी लिखा होता तो वो तीसरा इंडेक्स डिमी इंडेक्स हो जाना था। तो उसमें फिर कैसे कितनी टर्म्स आनी थी, फिर होना था वो 3 की पावर 3 हो जाना था। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ डिमी इंडेक्स 3 हो गए वहां पे। ठीक है, अगर वो 4 होते तो यहाँ पे 3 की पावर 4 आ जाना था। उसको फिर उतनी बार सॉल्व कर लें तो वो उतनी टर्म्स उसमें आ जाएंगी। ठीक है, एंड अप टू सो ऑन, ये तरह होगा। तो डबल सम समझ आ गया ना आपको बच्चों, कि डबल सम में क्या होता है कि एक्सप्रेशन के अंदर जो हमारे पास डिमी इंडेक्स होते हैं ना, वो बच्चों हमारे पास एक से ज्यादा दफा आते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, डबल सम कहलाता है। तो उसमें टर्म्स कितनी होगी वो मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है एमसीक्यूज आपको, कि आपके पास अगर एक एक्सप्रेशन है उसमें जो है वो 2 डिमी इंडेक्स आ रहे हैं, तो उसमें कितनी टर्म्स होंगी सम के अंदर। अगर 3 डिमी इंडेक्स आ रहे हैं तो उसमें कितनी टर्म्स होंगी, तो आप फॉर्मूला यही लगाओगे कि 3 की पावर नंबर ऑफ डिमी इंडेक्स, पावर में क्या आएगा नंबर ऑफ डिमी इंडेक्स, 2 है तो 3 की पावर 2, 3 है तो 3 की पावर 3, 4 है तो 3 की पावर 4, इससे अप टू सोन चलता जाएगा। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ तो बात समझ आ जाएगी। अब उसने एग्जाम्पल नंबर 3 लिखी हुई है, राइट द टर्म इन द एक्सप्रेशन दिस। वो कहता है कि आपने इस एक्सप्रेशन को लिखना है। अब देखें यहाँ पे जरा वही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो पहले वाला है। यहाँ पे आई आई एक डिमी इंडेक्स हो गया और दूसरा जे जे दूसरा डिमी इंडेक्स हो गया। ठीक है, तो 2 हो गया ना साथ, उसने वैसे बता भी दिया इस एक्सप्रेशन में कि आई जे जो है वो इसका मीनिंग 1 2 3 है। ना भी बताता तो मैं पता होना चाहिए था, क्योंकि टेंसर पढ़ रहे हैं, कार्टेशियन टेंसर पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे आई और जे का मतलब 1 2 3 होना है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है, हमें पता है कि 3 की पावर 2 9 टर्म्स आएंगी, डबल सम होगा ये, और 9 टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो अब उसको लिखने का स्टाइल अब क्या है, लिखने का स्टाइल बच्चों ये होता है कि हम ये करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, हम एक डिमी इंडेक्स को फिक्स कर लेते हैं और बाकी को मूव करवा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फिक्स क्या कर लिया, वैसे यहाँ पे हमने बच्चों जे वाला डिमी इंडेक्स फिक्स कर लिया, जे वाला डिमी इंडेक्स जो है वो फिक्स कर लिया। ठीक है, और बाकियों को मूव करवा दिए। आई 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 जो है वो इसको पता है कि 3 बार आएगा, पहले 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3। ठीक है, और जे वाला फिक्स कर लिए। समझ आ गई ना बात की। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर नहीं मैंने जो है वो यहाँ पे जे वाला मूव करवाना है, आई वाला फिक्स करना है, तो तब भी ठीक है, तो इसको फिर वैसे लिख लेंगे हम। ठीक है, कि ए आई एक्स, ए आई के साथ आएगा यहाँ पे 1, एक्स के साथ भी, क्योंकि आई वाला हमने फिक्स किया हुआ है, ऐसे ही रहेगा। और ये वाला हमारे पास आ जाएगा x1। ठीक है, अब जे वाला मूव करवा रहा हूँ, प्लस उस तरह फिर आएगा ए आई फिर 2 फिर एक्स आई, फिर उसके बाद आएगा x1 सॉरी 2। ठीक है, पहले 1 1 आएगा फिर 2 2, इसके बाद प्लस ए आई यहाँ पे 3 एक्स आई, फिर यहाँ पे x के साथ 3 आ जाएगा। तो इस तरह हम ओपन कर लेंगे। ठीक है ना, पहले 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3, मतलब मैंने सिर्फ मूव क्या करवाया है, यहाँ पे आई को फिक्स कर लिए और जे को मूव करवा दिए। ठीक है, यहाँ पे उसने जो है वो बुक वाले ने जे को फिक्स किया, आई को मूव करवा दिया, जो मर्जी कर लें दोनों तरीके से। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आपने ये करना है कि अब आपने ये और है। ठीक है, नेक्स्ट में बच्चों आपने ये करना है कि जो आपके पास एक एक्सप्रेशन अब ये रह गया, अब इससे 3 टर्म्स क्रिएट होगी, 3 इससे क्रिएट होंगी, 3 इससे क्रिएट होंगी, तो कितनी हो जाएंगी, 9 हो गई ना टर्म्स। अब कैसे होंगी, अब ये देखें कैसे लिखता हूँ। अब जो जे जे लिखा हुआ था, ठीक है, अब उसको मूव करवाना है आपने, और 1 1 को वैसे लिख देंगे। देखें ये 1 1 वैसे ही, जे जे की जगह पे पहले आएगा 1 1। ठीक है, जैसे लिख दिया उसने 1 और 1, प्लस फिर इसके साथ वो लिखेगा जे जे की जगह पे 2 2, बाकी सारा सेम आएगा ऐसे। ठीक है, प्लस फिर जे जे की जगह पे 3 आएगा, 3 3, मतलब ठीक है ना। तो ये ओके हो गया। अब इससे आपने ये 3 टर्म्स बना ली, ये 3, ये इससे क्रिएट हो। इसी तरह से अब इससे आप क्रिएट करोगे 3 टर्म्स, वो कौन सी होंगी, वो ये वाली 3 क्रिएट होंगी। ठीक है, कैसे होंगी, देखो यहाँ पे जे जे है, पहले क्या आएगा यहाँ पे 1 1, फिर उसकी जगह पे 2 2 फिर 3 3, बाकी सारे सेम रहेंगे। इसी तरह लास्ट वाले से ये लास्ट वाली क्रिएट हो जाएगी। समझ आ गई ना बच्चों बात की।
कि यहाँ पे जे की जगह पे पहले क्या आएगा 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3। तो इस तरह हम कह सकते हैं दिस रिजल्ट इज सेम इफ वन सम ओवर जे फर्स्ट एंड देन ओवर आई। तो वो कहता है वही बात कि वो कहता है ये एक्सप्रेशन जिस तरह हमने क्रिएट किया है तो वो सेम होगा, रिजल्ट देगा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने आई फिक्स कर लिया है और जे वेरी करवा दिया था। अब इसके बाद जब जैसे मैंने किया है, अब आप इसको स्टार्ट कर लो, आपकी मर्जी है। अब आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे, अब आई को वेरी करवाओगे, पहले आई की जगह 1, ये 1 वैसे ही आ गया, ये 1, ये 1 ऐसे ही। फिर इसके बाद क्या आएगा ए 2, फिर 2, फिर ये, ठीक है, प्लस फिर ए 3, ये वैसे ही 3, ये वैसे, ठीक है। तो एक से आपने ये 3 क्रिएट कर लिए, फिर इसी तरह से इससे आप क्रिएट करोगे, फिर इसी तरह इससे क्रिएट करोगे, तो 9 एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएंगे, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। ओके, तो अब आपको डबल सम, आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो ना इजीली, तो इस तरह सॉल्व करना है आपके बच्चों ने, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 बच्चों, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द समेशन कन्वेंशन। वो कहता है अब ये ओपन फॉर्म में उसने हमें दे दी है, मतलब ये जो जैसे 9 टर्म्स थी ना, ये ओपन करके दी थी हमें, मतलब हमें यहाँ पे पहले ये इस तरह एक्सप्रेशन दिया था तो हमने ओपन करके लिखा, ठीक है ना। तो अब उसने हमें ओपन करके दे दिया है, वो कहता है जी आप बैक जाके दिखाएं, वही लिखा हुआ उसने, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग समेशन कन्वेंशन। तो वो कहता है लिख के दिखाएं। तो बच्चों पहले मैं क्या लिखता हूँ, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहले आप नोट करते हो यहाँ पे कि यहाँ पे 1 1, ये 1 और 1 ये फिक्स आ रहा है, ये 1 और 1 फिक्स आ रहा है, ठीक है ना। ये 3 टर्म्स में हमारे पास बच्चों ये 1 1 फिक्स आ रहा था, ठीक है। इसी तरह से फिर ये 3 टर्म्स, इसी तरह ये 3 टर्म, इसमें हमारे पास ये फिक्स आ रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन अब नोट करें यहाँ पे कि जो पहला है हमारे पास, ये दूसरे वाला एलिमेंट फिक्स आ रहा है ना, यहाँ पे ये दूसरे वाला 1, इधर से दूसरे वाला, इधर से पहले वाला, ठीक है। अब देखें यहाँ पे बाकी जो है वो 1 1, यहाँ पे 2 2, ये 3 3, हमारे पास डिमी बन रहे हैं। पहले उसने लिख दिया A11 B11 A21 B12, तो A31 और B13, जैसे मैंने आपको ब्रैकेट लगाई है, ठीक है, लगा दी। अब उसने इसको लिख दिया, कैसे लिखेंगे, जो हमारे पास सेम आ रहा था उसको एज इट इज लिख दिया, जैसे ये 1 सेम आ रहा था और साथ बच्चों ये 1 सेम आ रहा था, इधर से एंड वाला 1, इधर से पहले वाला 1, इधर से एंड वाला 1, इधर से पहले वाला 1, एंड वाला 1 और पहले वाला 1, उसने सेम लिख दिया 1 1। और साथ उसने जो 1 1 आ रहा था 2 2, ये शो कर रहा है कि हमारे पास ये समेशन कन्वेंशन में लिखना है, तो हम आई आई लिख दिया, ठीक है। अब आपने आई आई लिख दिया ना, तो अब नेक्स्ट आपने, ठीक है, नेक्स्ट देखें, अब इसको लिखा आपने, ठीक है, उसमें भी आपने ऐसे लिख दिया 2 2, उसमें भी आपने आई आई लिख दिया, इसी तरह से वो नेक्स्ट लिखा उसमें भी आपने 3 3 और आई आई लिख दिए। तो अब ये तीनों आप नोट करें एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है, अब इसमें क्या हो गया कि ये आई 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 सारे सेम आ रहे हैं ना, तो मतलब हमने आई और आई वैसे ही आ गया, और बीच वाले जो थे 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है, ये शो कर रहे हैं हमारे पास, ये डिमी को शो कर रहे हैं ये भी, तो ये उसकी जगह जे जे लिख दिया। समझ आ गई बच्चों बात की। तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे आई आई और आई की जगह पे जे जे लिख देता तो तब भी ठीक था, ठीक है, और फिर बाद में वो आई आई लिख देता तब भी ठीक था। तो ये आई आई लिखना ना चाहता के लिख लेता तब भी ठीक था। मतलब कहने का इस तरह हम इसको वापस रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको सिंपल भी सीख लिया आपने कि मतलब हमारे पास अगर सिंपल इंडेक्स दिया हो, समेशन कन्वेंशन दी हो, तो उससे आप ओपन बना लेते हो, और फिर ओपन दिया हो तो उसे आप जो है वो सिंपल बना लेते हो, तो उसके बाद टेंस नोटेशन में लिख लेते हो। अब डबल सम भी आपने सीख लिया कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हो डबल में तो उसको ओपन कर लेते हो, तो अगर ओपन फॉर्म में लिखा हो तो उससे आप ऐसे भी लिख लेते हो उसको टेंसर फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये अब आप सीख चुके हो। नेक्स्ट बच्चों जो आ रहा है वो है सब्स्टिट्यूशंस। तो सब्स्टिट्यूशंस जो है स्टूडेंट्स, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स देन राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।